संजीत नाम का एक आदमी अपनी बीवी शिवानी और उसकी 3 साल का बेटा सूरज और बूढ़ी माँ के साथ एक गांव में रहता था। गांव का नाम सोनपुर था। वहां के लोग अपना गुजारा खेती-बाड़ी करके किया करते थे। संजीत की इस गांव में एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करता था और फिर उन सब्जियों को बाजार में बेच दिया करता था। इस बार आलू की फसल की पैदावार काफी अच्छी हुई है। इस बार तो काफी अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, इस बार तो आमदनी बहुत ही अच्छी होगी। बस हमें जल्दी से फसल की कटाई का काम भी कुछ दिन में शुरू कर देना चाहिए। इस बार जब पैसे आएंगे तो सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। बारिश में बहुत परेशानी होती है। हमारे छत से पानी टपकता है और घर में सब सामान गीले हो जाते हैं। हाँ शिवानी, तुम ठीक कहती हो। इस बार सबसे पहले हम अपनी छत की मरम्मत करवाएंगे। और हाँ, हमारा सूरज काफी दिनों से मुझसे बैडमिंटन की मांग कर रहा था। इस बार उसके लिए बैडमिंटन जरूर लेकर आऊंगा। हाँ संजीत भाई, इस बार तो तुम्हारी सब्जियों की फसल काफ़ी अच्छी आई है। लगता है इस बार तुमने बहुत मेहनत की है। शहर में मेरा एक जानकार है जो तुम्हारी इस फसल के लिए काफ़ी अच्छी कीमत देगा। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा सकता हूँ। हाँ सुरेश भैया, क्यों नहीं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। ठीक है, शाम को आता हूँ तुम्हारे घर। वह लोग हंसी खुशी से बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, फिर जोर से बारिश होने लगी। सभी किसान अपनी फसल खेत में ही छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी ही देर में बारिश चली जाएगी तो दोबारा अपने काम में लग जाएंगे। ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, बस यह बारिश जल्द ही खत्म हो जाए। तेज हवा चलने के बाद बरसे बादल किसानों पर आफत बनकर टूटे। गांव के सभी लोगों ने अपनी फसलें खेत में ही छोड़ रखी थी। उन्हें बस सुबह होने का इंतजार था। सुबह होते ही जब किसान खेत पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर लोग दंग रह गए। वर्षा के कारण सभी गांव वाले किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। यह तो अनर्थ हो गया। इस बार तो सबसे ज्यादा उम्मीद थी। अब क्या होगा? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? यह देखो, पूरे खेत में पानी भर गया है। सारी फसलें डूब गईं। अब यहाँ कुछ नहीं बचा इस गीली जमीन के अलावा। तभी संजीत की नज़र उसके खेत के कुछ फसलों पर जाती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बची हुई थी। बची हुई आलू की फसलें इकट्ठा करके घर लौटता है। बची हुई फसल इकट्ठे करने के बाद बस एक टोकरी आलू ही निकल पाए। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। इतनी मेहनत से उगाई थी, पर इस बारिश ने सब खत्म कर दिया। बस कुछ ही आलू बचे हैं, उनसे तो एक हफ्ते का गुजारा भी मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? गांव के सभी किसानों का बहुत बुरा हाल है। इस बारिश ने किसानों को अंदर तक तोड़ कर रख दिया है। और खासकर हम जैसे गरीब किसानों को, जिसके पास कमाई का बस एक यही जरिया है। जी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप धैर्य रखिए। अगर आप ही धैर्य खो देंगे तो हमारा क्या होगा? हम कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तभी शिवानी को एक विचार आता है। हमारे पास जो आलू बचे हैं उनसे हम कुछ बना सकते हैं। क्यों ना हम इन्हीं आलू से समोसे बनाकर बाजार में बेचें। मुझे लगता है गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ी बहुत तो आमदनी हो ही जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी? बिल्कुल। इस समय तो बारिश का मौसम भी है और लोग गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद करेंगे। हम एक कोशिश करके देखते हैं, शायद हमारी मेहनत रंग लाए। ठीक है, हम कल से ही समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू करते हैं। तुम्हारे समोसे तो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इन्हें पसंद करेंगे। संजीत ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन से ही दोनों बहुत मेहनत करते हैं और वह घर से ही समोसे बनाने का सारा सामान तैयार कर लेते हैं। संजीत सामान को रेडी पर रखकर बाजार में पहुंच जाता है और समोसे बेचने लगता है। संजीत के समोसे इतने खुशबूदार थे कि मात्र खुशबू से ही लोग उसके समोसे के पास खींचे चले आते हैं और समोसे खाने का लुत्फ उठाते हैं। तभी गांव का एक आदमी संजीत के पास आता है। क्या बात है भैया, तुम समोसे बेचने लगे, अब खेती बाड़ी छोड़ दी है क्या? ही भैया, इसकी बारिश में मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास बस एक यही साधन है।
बस किसी तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। इस तरह इन समोसे को बेचकर घर का कुछ खर्चा निकल जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। संजीत के समोसे लोगों को काफी पसंद आते हैं। संजीत को व्यापार में जो घाटा हुआ था, समोस को बेचकर उसने अपने थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई तो कर ही ली थी। संजीत का सम का काम ठीक ठाक चल रहा था। थोड़ी बहुत जो भी कमाई होती वह घर के खर्चे में लग जाती थी। संजीत को समोसे के सामने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी सोच में संजीत बहुत परेशान था। उसे परेशान देख उसके पास गांव का एक व्यक्ति आता है। क्या बात है संजीत, बहुत परेशान दिख रहे हो। क्या बताऊं चंदन भैया, बाढ़ की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसी तरह समोसे का काम शुरू किया तो अब समोसे के सामान के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा पैसों का कैसे बंदोबस्त करूं। अरे भैया, मेरी सलाह मानो तो जो सेठ धनीराम है ना, उससे पैसे उधार ले लो और जब तुम्हारा काम अच्छा चल जाए तो वापस कर देना। संजीत चंदन की बातचीत से सहमत हो गया और वह सेठ हरिलाल के पास पहुंच जाता है। सेठ जी, मेरी फसल इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? उधार तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले कुछ गिरवी रखना होगा जब तक तुम पूरे पैसे वापस नहीं कर देते, और उसका ब्याज भी देना होगा। सेठ जी, अभी मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फसल नष्ट हो गई है। कृपया ब्याज पर ही पैसे दे दीजिए। तुम्हारी जमीन तो है, तुम अपनी जमीन गिरवी रख सकते हो। सेठ जी, मेरी ज़मीन ही मेरा सब कुछ है, लेकिन अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अपनी ज़मीन गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। संजीत ने सेठ से पैसे लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। शिवानी, मैंने सेठ हरिलाल से पैसे उधार लिए हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। क्या तुमने जमीन गिरवी रख दी? तुम्हें पता है ना सेठ कितना चालाक और लालची है। अगर हम 1 महीने में उसका ब्याज नहीं चुका पाए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। मुझे पता है शिवानी, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हम बहुत मेहनत करेंगे और समय पर पैसे चुका देंगे, मैं वादा करता हूँ। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा और उसकी समोसे की कमाई ठीक ठाक हो गई। 15 दिन के अंदर संजीत ने इतने पैसे कमा लिए कि वह फिर से अपनी फसल बोने की स्थिति में आ गया। उसने खाद और बीज खरीदकर अपने खेतों में खेती शुरू की। संजीत की मेहनत रंग लाई और कुछ महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। सेठ धनीराम बहुत ही चालाक और धूर्त इंसान था। वह अक्सर ही लोगों को ब्याज पर पैसे देता और उन्हें हमेशा ठगने में लगा रहता था। सेठ धनीराम की नज़र हमेशा से ही संजीत की ज़मीन पर थी। वह किसी भी तरह संजीत की ज़मीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने एक रात अपने आदमियों को भेजकर रामू के खेतों में गाय छोड़ दी ताकि वे उसकी फसल को बर्बाद कर सके। संजीत जब रात में खेतों की देखभाल करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। अपने खेत से गायों को हटाना शुरू किया। गाय भी की ज़्यादा फसल बर्बाद नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय रहते ही भी ने उन्हें वहां से हटा दिया था। गायों का शोर सुनकर तुरंत पहुंच जाती है और खेतों की ऐसी हालत देखकर वह कहती है, देखो, हमारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे लगता है कि यह किसी दुश्मन का काम है। ये जरूर सेठ धनीराम का ही काम होगा। तुम्हारी बात सही है, ये ज़रूर सेठ का काम है, लेकिन चिंता मत करो। मैं अब अपने खेतों में ही सोऊंगा जब तक हमारी फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती। संजीत ने तय किया कि अब वह खुद अपने खेतों में ही सोएगा ताकि वह अपनी फसल की रक्षा कर सके। अगले दिन सेठ हरिलाल को जैसे ही पता चलता है कि संजीत की फसल को बर्बाद करने की उनकी यह तरकीब खराब हो गई है, तो वह नई तरकीब सोचता है। इस संजीत को तो मैं मूर्ख समझ रहा था, लेकिन यह तो बहुत ही चालाक निकला लगता है। अब कोई दूसरा उपाय ही सोचना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद एक रात सेठ धनीराम अपने साथ मिलावटी दवाइयों की पोटली लेकर संजीत के खेत में आया। वह उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके संजीत की फसल को बर्बाद करना चाहता था। जैसे ही सेठ धनीराम उन जहरीली दवाइयों का फसलों पर छिड़काव करने जाता है, शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी पहले से ही ताक में थी। उसको यह शंका थी कि जरूर सेठ धनीराम दोबारा उनके फसलें बर्बाद करने आएगा, इसलिए वह पहले से ही हरिलाल पर नजर रखे हुए थी। ये सेठ धनीराम सुधरने वाला नहीं है, ये फिर से आ गया।
लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताती हूँ इसको। शिवानी हरीलाल को पीछे से एक जोरदार डंडा मारती है। डंडा पड़ते ही हरीलाल तुरंत जमीन पर गिर जाता है। शिवानी ने शोर मचाया और गांव वालों को बुला लिया और सेठ धनीराम के मकसद के बारे में बताया। देखो गांव वालों, सेठ धनीराम हमारी फसल को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। यह हमारी फसलों में जहरीली दवाइयाँ मिलाने आया था, जिससे कि हमारी फसल खराब हो जाती और हम इस सेठ धनीराम का ब्याज नहीं दे पाते, और ब्याज न देने के कारण यह हमारी जमीन को जब्त कर लेता। गांव वालों ने देखा कि सेठ धनीराम के हाथ में सच में जहरीली दवाई की पोटली थी, जिससे वह संजीत के फसलों को बर्बाद करना चाहता था। सेठ धनीराम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संजीत की मेहनत की फसल को बर्बाद करने की तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ, तुम हमेशा से ही लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो, लेकिन आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। सेठ धनीराम, हमने तुम्हें हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन तुमने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया। हम सब जानते हैं कि संजीत कितना मेहनती है। तुम जैसे लालची आदमी को गांव में रहने का हक नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ गांव वालों, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। संजीत, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लालच में आ गया था। मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सेठ जी, आपकी माफ़ी का हमें कोई भरोसा नहीं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। आपसे अब कभी उधार नहीं लेंगे और ना ही आपकी किसी चालाकी का शिकार बनेंगे। अब गांव वालों के सामने सेठ धनीराम सच्चाई आ गई। सेठ धनीराम को गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और वह सर झुकाए चुपचाप वहां से चला गया। संजीत ने अपनी फसलों को बेचकर सेठ धनीराम का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। इस तरह संजीत की मेहनत और सच्चाई ने उसे उसकी जमीन वापस दिलाई और उसने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताया। सेठ धनीराम की लालच और चालाकी के बावजूद संजीत ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीत हासिल की। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।